Hello and welcome back everyone to this channel chemistry classes. So continuing with our alpha series, today we'll be talking of resolution and sensitivity and how are they important in any chemistry interview. तो जैसे ही सपोजिटली हमने कोई रिएक्शन करा, आग से हमारा एक प्रोडक्ट बना. अब हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि जो हमारे ये प्रोडक्ट बना है वो हमारा सही है या नहीं. तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट करते हैं. ओके तो व्हाट अर्लियर केमिस्ट यूज्ड टू डू इज इसको चेक करने के लिए कि वेदर ये प्रोडक्ट हमारा सही है या नहीं, इसकी रिएक्शंस करते थे डिफरेंट रिएजेंट के साथ. और जनरली ये वो रिएजेंट्स होते थे जो कि या तो कलर चेंज रिएक्शन इंड्यूस करते हैं या फिर एक ऑर्डर चेंज रिएक्शन इंड्यूस करते हैं जो कि इजीली डिटेक्टेबल हो. तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते थे. फिर इन प्रोडक्ट को वापस दूसरे रिएजेंट से रिएक्ट करते थे और फिर स्टेप बाय स्टेप देखते थे कि अगर हमारा प्रोडक्ट ये है तो क्या क्या रिएक्शंस देना चाहिए. बट ये जो प्रोसेस है, जो टोटल प्रोसेस है, इट वाज वेरी लेंथी और हमें ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता था. बट आजकल हमारे पास इससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड है जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. और स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से वी कैन लुक डीप इनटू दिस मॉलिक्यूल. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द बेस्ट टूल टू लुक इनटू एनी प्रोडक्ट व्हिच वी हैव फाउंड. और जो ये रेजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी वाला टॉपिक है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी के दौरान ही आएगा. तो हमें पता है कि वी आर सराउंडेड बाय मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे गामा रेज, वी आर सराउंडेड बाय एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स. और इन सब की एनर्जी डिफरेंट है. गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है और रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम है. ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इनकी हेल्प से हम अपने मॉलिक्यूल को देख सकते हैं. हम ये देख सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, कहाँ कहाँ उसका स्ट्रक्चर लगा है. तो अब हम देखते हैं कि ऐसा हमारे मॉलिक्यूल या एटम में ऐसा है क्या जो वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट करते हैं. देखो, जब हम इनिशियली एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे तो हम कहते हैं कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉनिक शेल है, उसके ऊपर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है. फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते थे, दूसरी शेल को हम एल शेल कहते थे. और दोनों शेल्स की एनर्जी अलग होगी. इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, के शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है और एल शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है. तो अगर मैं एटम के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की एनर्जी ड्रॉ करूं तो वो कैसे होगी कि एक ग्राउंड स्टेट में जो कि के शेल है उस पे उसकी एनर्जी होगी n इक्वल टू 1 पे एक एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन की होगी जो कि उस शेल की एनर्जी के बराबर है. और n इक्वल टू 2 पे हमारे पास इसकी दूसरी एनर्जी होगी जो कि हम एल लेवल को बोल रहे हैं. ये एनर्जी का भाग है. ये हमारा दिस इज हाउ विल लुक इनटू द मॉलिक्यूल क्वांटम मैकेनिकली. कि क्वांटम मैकेनिकली हमारे मॉलिक्यूल में एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, उसमें वो ग्राउंड स्टेट में है और उसके बाद उसके पास एक एक्साइटेड स्टेट है जिसमें वो हमारा इलेक्ट्रॉन जा सकता है. सपोजिटली हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हमारा इलेक्ट्रॉन इस समय ग्राउंड स्टेट में है. अब जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर करेंगी. सबसे पहले चीज है सोर्स. हमने कहा कि हमारा जो मॉलिक्यूल और एटम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है. तो सबसे पहले तो हमें एक सोर्स चाहिए जो कि हमारे सैंपल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल सके. और सेकेंड चीज चाहिए डिटेक्टर. क्योंकि जब भी हमारा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगी और उसी रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमको स्टडी करना है. तो स्टडी करने के लिए पहले डिटेक्टर को उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि उसकी इंटेंसिटी क्या है और उसकी एनर्जी और उसका वेवलेंथ क्या है. तो सपोजिटली मेरे पास मैं अज्यूम करता हूं सबसे पहले कि जो मेरे एनर्जी है n equal to 1 और n equal to 2
इसका एनर्जी गैप सपोज इट बी 30 जूल्स है. दिस आई एम अज्यूमिंग. ओके, मेरे पास एक मोनोक्रोमेटर है जो कि 100 फोटॉन्स 100 क्वांटा ऑफ एनर्जी एक टाइम पे अपने मॉलिक्यूल पे छोड़ सकता है. तो सपोजिटली मैंने 1 जूल के 100 फोटॉन्स अपने मॉलिक्यूल को दिए सब. और यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्वाइट अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. सपोजिटली मेरे पास 40 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, मैंने 100 फोटॉन्स दिए 1 जूल के. अब क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल का एनर्जी गैप 30 जूल है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि एक्साइट करवाने के लिए इसके पास 30 जूल एनर्जी चाहिए. तो जो ये 100 फोटॉन्स मैंने 1 जूल के डाले हैं वो एक्साइटेशन नहीं करेंगे. तो जैसे ही वो सैंपल से जाएंगे, उनमें से कुछ अमाउंट ऑफ जो फोटॉन्स है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. वो हमारे डिटेक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. और बाकी जितने भी फोटॉन्स हैं वो हमारे पास यहाँ डिटेक्टर के पास पहुंच जाएंगे. तो सपोजिटली 100 में से 5 फोटॉन्स हमारे रिफ्लेक्ट हो गए और हमें बाकी 95 फोटॉन्स हमें डिटेक्टर ने डिटेक्ट किए. तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल का ग्राफ प्लॉट करूं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का ग्राफ प्लॉट करूं, तो ग्राफ कौन सा? नंबर ऑफ फोटॉन्स जो मुझे ऑब्टेन हुए और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो यहां पर एनर्जी. ओके, तो पहले मैंने 1 जूल की एनर्जी दी. तो जब मैंने 1 जूल की एनर्जी दी तो मेरे पास 95 फोटॉन्स मिले. डिटेक्टर को 95 फोटॉन्स मिले. सपोजिटली अब मैंने अपनी एनर्जी 1 जूल की से बढ़ाकर 2 जूल्स कर दी. ओके, अभी भी हमारी जो एनर्जी है वो इसके एनर्जी गैप को नहीं मैच कर रही. तो अभी भी क्या होगा? सम अमाउंट ऑफ फोटॉन्स विल गेट रिफ्लेक्टेड और बाकी जितने भी फोटॉन्स हैं वो हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा. और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम होगा कि जितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पर भी. तो इवन फॉर 2 जूल एनर्जी हमारा डिटेक्टर 95 फोटॉन्स को डिटेक्ट करेगा. ओके, फिर मैं क्या करूंगा? धीरे धीरे एनर्जी बढ़ा रहा हूं. मैंने एनर्जी 2 जूल से अब मैंने एनर्जी 3 जूल कर दी है. अब भी वो मैच नहीं कर रहा और अब भी हमारा जो डिटेक्टर है वो 95 फोटॉन्स ही डिटेक्ट करेगा. 3 जूल पे भी वी विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट सेम 95 फोटॉन्स. जैसे ही अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं धीरे धीरे एनर्जी अपनी इंक्रीज कर रहा हूं. एनर्जी ऑफ द फोटॉन में इंक्रीज कर रहा हूं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है. जैसे ही मेरी एनर्जी 30 जूल पे पहुंचेगी, जैसे ही ये एनर्जी 30 जूल पे पहुंची तो मेरा इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा और अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. यानी कि जब मैंने 100 फोटॉन दिए, अब यहाँ पर भी ये है कि 5 तो वो रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे. वो तो कभी भी हमारे सैंपल के पास नहीं जाएंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे. बाकी 95 में से, क्योंकि 40 मॉलिक्यूल हैं, सभी के सभी एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, बट उनमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे और हमको रिजल्टेंट फोटॉन्स जो हमें मिलेंगे वो हमें 95 से कम मिलेंगे. सपोज इतनी हमारे पास अब 80 फोटॉन्स ही मिले. ओके, तो जैसे ही मतलब 1 जूल 2 जूल 3 जूल पे हमको 95 मिल रहा है. जैसे ही एनर्जी सपोजिटली आई मार्क हियर 30 जूल्स, जैसे ही एनर्जी 30 जूल पे जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है वो कम हो जाएगा. और उसके बाद सपोजिटली मैंने क्या किया? मैंने अपनी एनर्जी 30 जूल के बाद अब इंक्रीज करके 40 जूल तक ले लिया. अब 40 जूल में भी क्या होगा? क्योंकि अब मैं अज्यूम करूं इसके ऊपर कोई एनर्जी लेवल नहीं है, 40 जूल पे भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और जितने के जितने फोटॉन्स थे 5 रिफ्लेक्ट होंगे और बाकी 95 के 95 हमें डिटेक्टर में मिल जाएंगे. तो 30 जूल पे हमें एक डिप मिलेगा और उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स वापस 95 पे कांस्टेंट हो जाएंगे. ये 95 फोटॉन्स पे शुरू हुआ और 95 फोटॉन पे जाके वो एंड हो जाएगा. बस 30 पे एक डिप आएगा जो कि करेस्पॉन्ड करेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फोटॉन जो एब्जॉर्ब हो गए.
अब सपोजिटली मेरे पास यहाँ 40 मॉलिक्यूल्स की जगह अगर मैं मॉलिक्यूल्स 80 ले लेता, ज्यादा मॉलिक्यूल्स ले लेता और तब मैं 30 जूल की एनर्जी डालता, तब यहाँ पर 80 फोटॉन्स की जगह कम फोटॉन्स मिलते, क्योंकि अब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सैंपल में टू एब्जॉर्ब द फोटॉन्स। तो जैसे जैसे मेरे मॉलिक्यूल, मेरे सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स जो मुझे यहाँ मिलेंगी उसका अमाउंट भी कम होता जाएगा। यानी कि एब्जॉर्प्शन, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, कि हमारे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वह एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। तो जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हमें डिटेक्टर में मिलेंगे वो कम हो जाएंगे। फर्स्ट चीज ये। सेकेंड चीज ये है कि जैसे सपोजिटली इसे मैं अगर मैं क्यूवेट में मानूं, सपोजिटली ये मेरा सैंपल कंटेनर है, ओके। जब मैंने इसमें से एनर्जी डाली, काइंडली मेक इट, इफ आई वांट टू मेक इट परफेक्ट, डज नॉट मैटर। अगर मैंने इसमें एनर्जी डाली मोनोक्रोमैटर से, अपने सोर्स से, तो वो एनर्जी पूरे की पूरे, ऐसा नहीं है कि वो लाइट पूरे की पूरे ट्यूब में जा रही है, वो लाइट एक लाइन की तरह जा रही है, वो एक लाइन की तरह यहाँ से जा रही है और फिर वो आगे जाके डिटेक्टर पे पहुंच रही है, ओके। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको यहाँ पर मिलेंगे वो उन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगी और उन मॉलिक्यूल्स का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमें आगे डिटेक्टर पे मिलेगा। अब सपोजिटली मैंने इसकी लेंथ, जो मेरा क्यूबिट है उसकी लेंथ में बढ़ा दूं। अगर मैंने अपने क्यूबिट की लेंथ बढ़ा दी तो ये मेरी लाइट आ रही है। अब इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि लेंथ बढ़ गया है, तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कि वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सके और फिर वहां पर डिटेक्टर में जाएगा। तो पहले तो अगर मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हैं तब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और या तो मेरे पास जो मेरा सैंपल कंटेनर है उसकी लेंथ बढ़ेगी। अगर उसकी मैं लेंथ बढ़ा दूं तब भी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इस लाइन पे आ रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। और यही हमारा बियर-लैम्बर्ट लॉ का मेजर फैक्टर है। जैसे हम कहते हैं कि बियर-लैम्बर्ट लॉ में क्या है कि नंबर ऑफ जो भी एब्जॉर्प्शन है या फिर एब्जॉर्बेंस है वो टोटली डिपेंड कर रही है किस पे, कि लेंथ अगर बढ़ जाती है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी या एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगी, या फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तब भी हमारी एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। एब्जॉर्बेंस इज जस्ट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे हम इस पर्टिकुलर चीज को रिलेट करते हैं। जैसे एब्जॉर्बेंस क्या है, एब्जॉर्बेंस इज एक्चुअली लॉग ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी जो हमने दी और इंटेंसिटी जो हमें ऑब्टेन हुई। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स 95 थे, उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एब्जॉर्बेंस इसी को बोलते हैं, और बियर-लैम्बर्ट लॉ का मेन फंडा यही है कि अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अभी जो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स वर्सेस एनर्जी, इस ग्राफ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब चाहे वो एनर्जी मैं जूल्स के फॉर्म में लिखूं, चाहे वो एनर्जी में लैम्डा की फॉर्म, क्योंकि हमें पता है एनर्जी क्या है, एनर्जी इज hc/लैम्डा और h इंटू फ्रीक्वेंसी। चाहे मैं एनर्जी को लैम्डा के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, चाहे मैं एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, या मैं उसको वेव नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, बट अगर एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट किया है तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहेंगे, और इसके स्टडी को हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि इंटेंसिटी और एनर्जी के ग्राफ को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एक और टर्म है जो कि बहुत वाइडली यूज होती है केमिस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री। अभी हमने डिस्कस किया स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कहा कि हमारे पास एक्स एक्सिस में यहाँ पर एनर्जी होना चाहिए, पर स्पेक्ट्रोमीट्री में यहाँ पर एनर्जी नहीं होता। जैसे मास स्पेक्ट्रोमीट्री हम कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीट्री में यहाँ तो इंटेंसिटी होती है पर नीचे मास ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। अगर हम मास ऑफ द मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें या नंबर ऑफ आयंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तब उसे हम मेट्री कहते हैं।
बट अगर हम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में एनर्जी लैम्डा या फिर वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करें तब हम उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन एनी इंटरव्यू. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोमेट्री? स्पेक्ट्रोमेट्री में एनर्जी हमारी एक्सिस पे नहीं होती है. उस एक्सिस में मैं तो मास होगा या नंबर ऑफ आयंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वो मीट्री है. और स्कोपी में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी एनर्जी होना जरूरी है. अब जब मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, मैंने कहा कि ये जो हमारा एनर्जी लेवल था ये 30 जूल्स का था. ओके, बट जो मैंने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है उसमें आप देखो कि जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो 30 जूल पे तो मैक्सिमम है, बट बाकी एनर्जी लेवल पे भी इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है. 95 नहीं है, 95 1 जूल पे थी, 2 जूल पे 95 थी, 3 जूल पे भी 95 थी, पर 30 के आसपास जो एनर्जी है उस पे ही इंटेंसिटी 95 नहीं है, क्योंकि हमने 30 जूल एनर्जी दिया. तो एक्चुअली में ये ग्राफ कैसे होना चाहिए था कि जैसी एनर्जी दे रहा हूं 30 जूल पे जैसे ही आया केवल हमें सिंगल लाइन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 30 जूल पे ही एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद वापस सेम. बट हमारा ग्राफ इस तरह का नहीं है. मैंने ग्राफ थोड़ा ब्रॉड बनाया है, तो इसके रीजंस हैं और इसी ब्रॉडनेस के रीजंस को हम स्टडी करने वाले हैं कि व्हाई आई हैव मेड दिस ग्राफ ब्रॉड. जबकि 30 जूल एनर्जी है तो बस 30 जूल पे ही इंटेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, बाकी एनर्जीज पे इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों हुआ है और ब्रॉडनेस ऑफ द कर्व क्यों आया है, पहले हम इसको स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला फैक्टर जो ब्रॉडनेस को बढ़ाता है वो चीज ये है कि वेदर आप एटम ले रहे हो, जैसे ये मैंने एटम को ड्रॉ किया, कि क्या आप एटम ले रहे हो या मॉलिक्यूल ले रहे हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि या तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हो या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हो. देखो एटम में हमने बताया कि एनर्जी लेवल्स हैं सेम, क्योंकि मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स मॉलिक्यूल में भी होंगे. एनर्जी अगर मैं ड्रॉ करूं तो मॉलिक्यूल में भी एनर्जी लेवल्स होंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एक मॉलिक्यूल में ये है और ये है. अब जब मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करता हूं, जैसे मेरे पास दो एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है. अब इस मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है कि ये दोनों एटम्स आपस में पास में आ सकते हैं, ये दोनों एटम आपस में दूर जा सकते हैं, या तो और ये एटम अपने बॉन्ड के अराउंड टिल्ट कर सकते हैं. तो इस मूवमेंट को हम वाइब्रेशंस कहते हैं. यानी कि ये हमारा जो एटम है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे. वाइब्रेशन अराउंड द बॉन्ड होगा. तो जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसमें वाइब्रेशन भी आ जाएगी और हर वाइब्रेशन की अपनी एनर्जी है. ओके, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में अलोंग विद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है, वी विल बी हैविंग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आल्सो, जो कि एटम में नहीं है, क्योंकि एटम में बॉन्ड नहीं है और वाइब्रेशन नहीं हो सकती. अब क्या है, E1 इज द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल. अब इसी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे वी विल बी हैविंग अ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स, स्टार्टिंग विद अ ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल, then we will be having some excited vibrational level, and then next V0, V1 और V2. ये क्वांटम मैकेनिकली आएगा कि इसको V0 क्यों क्या, उसको E1 क्यों कहा. इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, पर वाइब्रेशन में जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी है वो V0 से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जब आप क्वांटम इसको स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा, बट इसकी रिप्रेजेंटेशन 0 ही है. ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक में अलोंग विद इलेक्ट्रॉनिक, मॉलिक्यूल में अलोंग विद इलेक्ट्रॉनिक देयर इज वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स. ये ग्राउंड स्टेट में भी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होंगे और सेम वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स एक्साइटेड स्टेट में भी होंगे. यानी कि एक्साइटेड स्टेट में भी वी विल बी हैविंग अ V0, वी विल बी हैविंग अ V1 एंड वी विल बी हैविंग अ V2. ओके, अब मॉलिक्यूल में और क्या है जो हमने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया. अब इस बॉन्ड के अराउंड हमारे दोनों एटम्स रोटेट भी कर सकते हैं. ओके, तो जैसी, और इस रोटेशन की भी अपनी एक एनर्जी है
और इसकी एनर्जी वाइब्रेशनल से कम होगी। हम जैसे मैंने ग्राफ प्लॉट किया, जो मैंने वाइब्रेशनल एनर्जी ड्रॉ करी है, जो गैप ड्रॉ किया, जैसे इन दोनों का गैप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के गैप से बहुत कम है। वाइब्रेशनल का गैप इलेक्ट्रॉनिक के गैप से बहुत कम है। सिमिलरली रोटेशन है, रोटेशन की भी अपनी एक एनर्जी है, और रोटेशन का जो एनर्जी गैप है वो वाइब्रेशन से भी कम है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक रोटेशनल लेवल आएगा, ओके, और दोनों दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में रोटेशनल लेवल होगा, तो V0 R1 V0 R2, और सिमिलरली बाकी लेवल्स होंगे। सेम लेवल्स हमारे पास वाइब्रेशनल के एक्साइटेड लेवल पे भी होंगे, तो V1 R1 एंड V1 R2 होगा हमारे पास। सिमिलरली V2 में भी, और ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वाइब्रेशनल लेवल के साथ हमारे पास रोटेशन एक्साइटेड से भी हो सकता है, तो R1 और R2 होगा। ओके, अब जो फोर्थ एनर्जी लेवल है वो है ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो आगे भी जा सकता है, वो पीछे जा सकता है। इट कैन गो इन वाई डायरेक्शन, इट कैन गो इन जेड डायरेक्शन, इट कैन गो इन एक्स डायरेक्शन, तो उसके ट्रांसलेशनल मूवमेंट की भी अपनी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी रोटेशन से भी कम है। तो ट्रांसलेशन में भी एक एनर्जी लेवल्स हैं जो कि रोटेशन के फर्स्ट और सेकंड के बीच में होंगे। अब एटम में भी हो सकता है, क्योंकि एटम भी तो आगे एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए एटम में इलेक्ट्रॉनिक लेवल के साथ साथ ट्रांसलेशनल लेवल्स भी होंगे, जो कि बहुत छोटे होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल का गैप और ट्रांसलेशनल लेवल का गैप में बहुत डिफरेंस है, बट एटम में ट्रांसलेशनल लेवल्स भी होंगे। ओके, तो ट्रांसलेशनल लेवल हमारे पास मॉलिक्यूल में है, एटम में है, पर एटम में हमारे पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स नहीं है। तो सबसे पहली चीज ब्रॉडनेस को यही डिफाइन करती है कि मॉलिक्यूल, सपोजिटली मैंने अगर मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा लिया, तो ये अगर 30 जूल्स है, ओके, अगर मैंने 31 जूल दिया, तो ये हो सकता है कि हमारा मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट से, इंस्टेड ऑफ गोइंग ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक से अपने एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक तो जाएगा, पर साथ में वो ग्राउंड स्टेट ऑफ वाइब्रेशनल से जैसे ही वो जाएगा, इट कैन गो टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑल्सो। और सपोजिटली इसकी एनर्जी अगर 31 जूल है, तो इस पॉइंट पे भी हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। वेयरएज एटम में जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स नहीं है, तो इस पे वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं बट वाइब्रेशन लेवल्स नहीं है, तो उस टाइम पे 31 जूल पे हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि या क्या आप मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा ले रहे हो या आप एटम का स्पेक्ट्रा ले रहे हो। हमने देखा होगा कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में वी टॉक ऑफ लाइमन सीरीज, वी टॉक ऑफ बार्मर सीरीज, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है वो बिल्कुल लाइन स्पेक्ट्रा है। अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज अ लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्यों? क्योंकि वो एटम का है, और एटम में बाकी लेवल्स क्योंकि कम है, तो एब्जॉर्प्शन केवल सिंगल लाइंस पे हो रही है। ओके, बट एटम में भी ये चीज ध्यान रखना कि जो ये एनर्जी लेवल है, ये केवल प्रिसाइजली, भले ये सिंगल लाइन दिख रहा है, बट दिस इज ऑल्सो सम, इट ऑल्सो हैज सम काइंड ऑफ ब्रॉडनेस, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, पहला फैक्टर इज कि हम मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा ले रहे हैं या एटम का स्पेक्ट्रा ले रहे हैं। तो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा विल बी ब्रॉड कंपेयर टू एटम का स्पेक्ट्रा। और जो सेकंड फैक्टर है जो हमारी लाइन की या स्पेक्ट्रम की ब्रॉडनेस को बढ़ाता है, वो है कि हम कौन सा स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर रहे हैं, द काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच वी आर यूजिंग। जैसे हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपने मॉलिक्यूल को 30 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करें, बट जो हमारा सोर्स है वो हो सकता है कि 30 जूल के साथ साथ वो 29 जूल और 31 जूल की एनर्जी भी साथ साथ में सेंड कर रहा है। तो क्या होगा, जो हमारा डिटेक्टर है वो 30 जूल डिटेक्ट करेगा ही करेगा, 30 जूल के साथ साथ वो बाकी एनर्जीज को भी डिटेक्ट करेगा। इसलिए हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड हो सकता है। और ये जो ब्रॉडनेस स्पेक्ट्रा है, दिस कैन बी रेक्टिफाइड। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोमीटर है, तब हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं एक अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर लाकर, जो कि नैरो विड्थ ऑफ वेवलेंथ ट्रांसफर करता है, तो उसके थ्रू हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब जो थर्ड फैक्टर है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारे स्पेक्ट्रम के ब्रॉडनेस को बढ़ाता है, वो है लाइफ टाइम।
उसे कहते हैं हम लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। अब देखो क्या है कि हम जब इनिशियली हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन एटम में हम कहते थे कि न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं, ये शेल है और ये शेल है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये बोर ने कहा था कि इसकी एनर्जी और इसका मोमेंटम प्रिसाइज है, बट जब हिजनबर्ग ने कहा क्या कहा कि इसकी एनर्जी प्रिसाइज नहीं है। अगर हम इसके पोजीशन बता सकते हैं तो इसके मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते, यानी कि हमें इसको ऑर्बिट नहीं कहना चाहिए, हमें इसे कहना चाहिए कि ये ऑर्बिटल। ओके, हमें इसे कहना चाहिए कि ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिट नहीं है। इसीलिए हम अपनी एनर्जी को प्रिसाइज नहीं कर सकते। जैसे क्या, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी लिखता हूं, जो कि है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू uncertainty in momentum is greater than and equal to h by 4 pi. ओके, सेम एक्सप्रेशन को मैं एनर्जी और टाइम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे चेंज इन टाइम और अनसर्टेनिटी इन टाइम इनटू अनसर्टेनिटी इन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h by 4 pi. ये दोनों ही हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैं और जनरली ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वेदर दिस इज एन हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और नॉट। तो ये भी है, अगर आप इनके और इसके यूनिट्स मैच करोगे तो दैट विल बी सेम। अब हम इस वाले फॉर्मूला को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में व्हाट डज डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी मीन। जैसे हमने क्या किया, हमने जब एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किए तो हमने यहाँ पर एक इवेंट ड्रॉ किया, आई विल बी टॉकिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट, और हमने यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में E2 डिफाइन किया। ओके, हमारा ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर मेरा मॉलिक्यूल अपने एनर्जी लेवल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि डेल्टा E और डेल्टा T का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ये कह रहा है कि अगर मेरा मॉलिक्यूल अपने एनर्जी लेवल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो उसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, यानी कि हमें क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से एनर्जी पे गया। बट अगर मेरा मॉलिक्यूल अपने एनर्जी लेवल पे कम टाइम स्पेंड करेगा तो हमें बहुत अनसर्टेन होगा कि उसकी एनर्जी क्या थी। हम एक प्रोबेबल एनर्जी बोल सकते हैं। जैसे दो हम केसेस अगर कंसिडर करें, एक केस कंसिडर करें कि उसका टाइम जो वो अपने एनर्जी लेवल पे स्पेंड कर रहा है वो कम है, और दूसरा करें कि जो टाइम अपने एनर्जी लेवल पे स्पेंड कर रहा है वो ज्यादा है। तो जो कम वाला है, ठीक है, इसे हम E1 डिफाइन करते हैं और इसे हम E2 डिफाइन करते हैं। ओके, तो जब कम टाइम स्पेंड करेगा तो एनर्जी प्रिसाइज होगी, तो देयर विल बी कि हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि केवल इस पोजीशन पे मेरा जो इलेक्ट्रॉन है या फिर मॉलिक्यूल है वो जाएगा। बट अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो प्रिसीशन है वो ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब वी विल बी टोटली क्लियर कि वो इसी लेवल पे है। जैसे अगर ये है तो वी कैन से कि ये 30 जूल से 32 जूल के एनर्जी में लाई कर रहा है। बट अगर वो टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये 30 जूल से केवल 30.4 जूल की एनर्जी पे ही लाई कर रहा है, यानी कि इसकी प्रिसीशन हमको और एक्यूरेट होगी। और जैसे ही ये प्रिसीशन एक्यूरेट होगी तो क्या है कि देखो इसमें एनर्जी ज्यादा है, नंबर ऑफ एनर्जीज to which electron या molecule can go is more because 2 joule energy यहाँ पर है, but यहाँ पर the number of energies to which the molecule can go is only 0.4। तो अगर एनर्जी जहां पर वो जा सकता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम तो एनर्जी की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर एनर्जी कम है तो ब्रॉडनेस कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करें तो इसका स्पेक्ट्रा आएगा शार्प, ओके, और अगर हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करें तो इसका स्पेक्ट्रा आएगा ब्रॉड। ओके, अब हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली किन में पॉसिबल है। जब हम यूवी की बात करते हैं, सपोजिटली मेरे पास यूवी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देता है और मेरे पास रोटेशनल है सपोजिटली। अगर मैं यूवी की बात करूं और उसकी एनर्जी लेवल ड्रॉ करूं E1 और E2, तो सपोजिटली ये 0 जूल पे है और ये 30 जूल पे है। ओके, और मैं अगर ये यूवी और अगर मैं रोटेशनल की बात करता हूं, ओके, रोटेशन की बात करूं
तो क्योंकि रोटेशन का जो एनर्जी गैप है वो यूवी से कम है, तो क्या होगा, सपोजिटली ये लेवल मेरा रोटेशन का 0 जूल पे है, तो दूसरा लेवल 2 जूल पे होगा। ओके, अब हमें यह पता है कि जो एक्साइटेड स्टेट है किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो हमेशा अनस्टेबल है। हमेशा इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल चाहेगा कि वो अपनी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर जाए। ठीक है, अगर मेरा एक्साइटेशन यूवी में हुआ तो मेरे इलेक्ट्रॉन 30 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा ले रहा है, तो इट इज वेरी हाईली अनस्टेबल। वेयरएज अगर मेरा एक्साइटेशन रोटेशन में हुआ तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल है वो 2 जूल एनर्जी के साथ ही ऊपर गया है। यानी कि यूवी में जो ट्रांजिशन होगी उसमें एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल जाएगा वो ज्यादा अनस्टेबल है कंपेयर टू रोटेशन में। इसीलिए जो यूवी में ट्रांजिशन हुआ, जैसे ही ट्रांजिशन हुआ वैसे ही वो चाहेगा कि वो फटाफट अपने ग्राउंड स्टेट में जाए, क्योंकि 30 जूल एनर्जी उसके लिए बहुत ज्यादा हाई है। रोटेशन में भी होगा क्योंकि 2 जूल एनर्जी भी 0 जूल से ज्यादा है, तो रोटेशन में भी वो सीधा नीचे तो आएगा, बट इट विल टेक टाइम। इसका मतलब यूवी में जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कम टाइम स्पेंड कर रहा है अपने एक्साइटेड स्टेट में, और रोटेशन में हमारा मॉलिक्यूल ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है अपने एक्साइटेड स्टेट में। तो जब वो कम टाइम स्पेंड करेगा तो हमारा जो एनर्जी गैप है उसकी बैंड बन जाएगी, क्योंकि हमको अनसर्टेनिटी हो जाएगी वो कि वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक कौन से एनर्जी लेवल पे गया, और अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। ओके, तो रोटेशन में अनसर्टेनिटी कम है और यूवी में अनसर्टेनिटी ज्यादा है। क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा है इसलिए यूवी का कर्व ब्रॉड आएगा, और रोटेशन में अनसर्टेनिटी कम है इसलिए रोटेशन का कर्व शार्प आएगा। तो जैसे जैसे ही हमारे लेवल्स के बीच में एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका जो कर्व है, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड होता जाएगा। यानी कि यूवी का जो स्पेक्ट्रा है, ब्रॉडनेस की अगर मैं बात करूं तो यूवी का स्पेक्ट्रा विल बी मोर ब्रॉड देन IR, इट विल बी मोर ब्रॉड देन माइक्रोवेव, फिर रोटेशनल। यानी कि इन सभी में रोटेशनल का स्पेक्ट्रा जो है वो सबसे ज्यादा शार्प होगा बिकॉज ऑफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जो हमारा मॉलिक्यूल स्पेंड कर रहा है वो रोटेशन के एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में ज्यादा है और उसकी एनर्जी प्रिसाइज है। इसीलिए हमारा जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन में जो उसका स्पेक्ट्रा आएगा वो शार्प स्पेक्ट्रा आएगा। दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। और नेक्स्ट चीज एक और आती है जो ब्रॉडनिंग को कंट्रीब्यूट करती है, वो है कॉलिजन्स। अब कॉलिजन्स कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? कॉलिजन्स, अब कॉलिजन कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? हमें पता है कि जैसे जो हमारा एनर्जी स्टेट है इट इज हैविंग सम श्रोडिंगर इक्वेशन फॉलो करता है, वो किसी श्रोडिंगर इक्वेशन को। जैसे ही मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो उसमें परटर्बेशन होनी शुरू हो जाएगी, और परटर्बेशन की वजह से क्या होगा कि जो ये एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। तो जो सिंगल एनर्जी लेवल हमने ड्रॉ किया वो अब स्प्लिट होके हायर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी में बन जाएगा। सेम जो लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग में हुआ कि बैंड बन जाएगा, और जब बैंड बनेगा तो स्पेक्ट्रम ऑटोमेटिकली ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा एनर्जीज हैं इसके पास एब्जॉर्ब करने के लिए। तो कॉलिजन्स में क्या होगा कि जो हमारा एनर्जी स्टेट है वो परटर्बेशन में चला जाएगा, और परटर्बेशन की वजह से हमारे जो एनर्जी है वो स्प्लिट हो जाएगी। एनर्जी स्प्लिट होने की वजह से देयर विल बी अ बैंड ऑफ एनर्जीज व्हिच इज अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल टू गेट एक्साइटेड एंड हेंस द स्पेक्ट्रा विल बिकम ब्रॉड। तो अगर कॉलिजन्स कम है तो स्पेक्ट्रा विल बी शार्प, और अगर कॉलिजन्स ज्यादा है तो स्पेक्ट्रा विल बिकम ब्रॉड बिकॉज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैव नाउ इंक्रीज्ड। ओके, नाउ फोर्थ फैक्टर जो कि जनरली गैसेस में होता है, जो गैसेस में होता है उसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की वजह से भी ब्रॉडनिंग आती है। ये इफेक्ट उतना प्रोमिनेंट नहीं है, देयर विल बी सम ब्रॉडनिंग, ओनली अ वेरी लिटिल ब्रॉडनिंग बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। जैसे हमारे पास यहाँ डिटेक्टर है, ओके, और ये मेरा एटम है या मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिजल्टेंट वाली सेंड कर रहा है। तो कब, क्योंकि हमारा जो एटम है इन अ गैस इट कैन मूव, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, तो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन ये आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपनी डिटेक्टर पे सेंड कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एटम
towards the detector and away from the detector, there will be a change in the frequency which it is emitting. बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, वेरी माइन्यूट चेंज इट विल कम, बट इवन इट इज हैविंग सम कंट्रीब्यूशन. तो अगर गैसेस स्टेट है तो गैसेस स्टेट में बिकॉज ऑफ द मूवमेंट देयर विल बी चेंज इन स्पेक्ट्रा एंड ब्रॉडनेस इन स्पेक्ट्रा. और इसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं कि मूवमेंट, हम इसकी मूवमेंट को खत्म कर दें. और इसकी मूवमेंट को खत्म करने का एक तरीका है कि हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं. अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तब मूवमेंट कम हो जाएगी, ब्रॉडनेस कम हो जाएगी. और सेकंड फैक्टर ये है कि हम सॉलिड स्पेक्ट्रा ले लें. अगर हम सॉलिड स्पेक्ट्रा लेंगे तो क्या होगा, तब भी मूवमेंट कम है और तब भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा और ब्रॉडनेस कम हो जाएगी. तो डॉपलर इफेक्ट की वजह से भी ब्रॉडनेस होती है, बहुत कम होती है, बट इवन देन देयर इज सम kind of broadness which can happen because of Doppler effect. Okay, so these were the reasons of broadening in any spectra which we obtain. Now we will talk of sensitivity. Sensitivity क्या है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो हमारा, जैसे हम क्या करते हैं जब यूवी लेते हैं और हम रेडियो फ्रीक्वेंसी या रोटेशनल लेते हैं, ओके, तब क्या होता है कि यूवी में हमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ आवर मॉलिक्यूल चाहिए ताकि हम उसका स्पेक्ट्रा ले सकें. वेरस रोटेशनल में हमको ज्यादा, रोटेशनल या एनएमआर में हमको ज्यादा अमाउंट लेना पड़ेगा. यूवी में जनरली हम माइक्रोमोलर कॉन्सेंट्रेशंस में अपने स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, वेरस एनएमआर या रोटेशन में हम मिलीग्राम्स में उसको स्टडी करते हैं. अब ऐसा क्यों है कि क्यों यूवी में हमको बहुत थोड़े अमाउंट से ही अच्छा स्पेक्ट्रा मिल रहा है, वेरस रोटेशन में हमको ज्यादा अमाउंट लेना पड़ रहा है कंपेयर टू यूवी. तो ऐसा क्यों है? देखो, जब भी हमने यूवी का स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया, हमने बोला कि इसकी एनर्जी गैप ज्यादा है, यूवी का एनर्जी गैप ज्यादा है. वेरस अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन का एनर्जी गैप यूवी से कम है. ओके, तो अगर मेरे पास सपोजिटली 100 मॉलिक्यूल्स थे यूवी के जो कि यूवी रेडिएशन को फॉलो करते हैं, और मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे जो कि रोटेशनल भी फॉलो करते हैं. ओके, तो यूवी में क्या होगा कि क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 100 विल लाई इन द ग्राउंड स्टेट. ओनली 99% जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनकी ग्राउंड स्टेट में होगा, और केवल 1 मॉलिक्यूल ही हम अज्यूम करते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में होगा. वेयरएज रोटेशन में क्या है, क्योंकि रोटेशन में एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की एनर्जी कम है, इट इज अप्रोचेबल, तो उसमें भी ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा होंगे एक्साइटेड स्टेट से. बट कंपेयर टू यूवी, अगर हमने 100 मॉलिक्यूल लिया तो इट इज वेरी मच प्रोबेबल कि यहाँ पर केवल 70 मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्राउंड स्टेट में है और 30 मॉलिक्यूल्स आर इन एक्साइटेड स्टेट. यानी कि 100 में से यूवी के 99 अवेलेबल हैं फॉर अब्जॉर्प्शन, वेयरएज रोटेशन में 100 में से हमारे पास ओनली 70 अवेलेबल है. और जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं तो 99 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा सकते हैं. सभी तो नहीं जाएंगे, बट प्रोबेबल है कि 99 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा सकते हैं. बट रोटेशन में 100 के लिए ही 70 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा सकते हैं. इसलिए हमको रोटेशन के लिए ज्यादा अमाउंट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक. तो हेंस वी विल से दैट यूवी विजिबल, जो हमारा यूवी ट्रांजिशन है या फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दैट इज मोर सेंसिटिव. सेंसिटिविटी मीन्स कि हमको थोड़े अमाउंट में ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसकी मिल रही है, सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है. वेयरएज रोटेशन इज लेस सेंसिटिव देन यूवी. तो जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, टेक्निक जो है, वो और ज्यादा सेंसिटिव होती जाएगी. एक चीज और हमको यहाँ पर नोट करनी है कि जब मैं यूवी और रोटेशन की बात कर रहा हूँ, तो जब मैंने यहाँ पर यूवी रोटेशन ट्रांजिशन की बात करी तो आई एम टॉकिंग ऑफ ट्रांजिशन इन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गया. बट जब मैं रोटेशन की बात करता हूँ तो प्लीज कीप इन माइंड दैट आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया, वो मॉलिक्यूल खुद अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया. यानी कि मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर रोटेशन में रोटेट कर रहा था, अब वो एक हायर एनर्जी की रोटेशन में रोटेट कर रहा है, पर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक चेंज नहीं हुआ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल की सेम है जब वो रोटेशन में एक्साइट होगा. सिमिलरली अगर वाइब्रेशन में भी कोई मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, केवल क्या हो रहा है,
कि अगर वो एक लोअर वाइब्रेशन एनर्जी की वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा था तो अब वो हायर एनर्जी की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेगा। तो ये चीज याद रखना कि यूवी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, बट बाकी जब भी हम वाइब्रेशन, रोटेशन या आईआर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूल अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, एक लोअर एनर्जी के ओरिएंटेशन से वो हायर एनर्जी के ओरिएंटेशन में जा रहा है। तो दैट इज अ ट्रांजिशन वी आर टॉकिंग ऑफ इन यूवी। इन यूवी इज इलेक्ट्रॉनिक और बाकी में हम मॉलिक्यूल की ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेंसिटिविटी एंड रेजोल्यूशन and how they are important. So kindly, if you want anything to be discussed, any other topic which you want us to discuss, please write us in comment section, and thank you for watching this video.